नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विकास है और आप एग्जाम नीति का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस वीडियो में बात करेंगे दिन भर के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के बारे में। तो ध्यान से देखिएगा इस पूरे वीडियो को। दोस्तों, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें करंट अफेयर्स पूछी जाती है तो और सबसे पहले करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। हम लोग रोज़ शाम को दिन भर के करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं काफ़ी ज़्यादा डिटेल में। तो आपके आने वाले सभी एग्ज़ामों के लिए हमारी ये करंट अफेयर्स सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर। उससे पहले मैं आप लोगों से एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि मैं सोच रहा हूँ कि इस करंट अफेयर्स जो हम लोग का रोज़ शाम को वीडियो अपलोड करते हैं इसको अगले दिन मतलब जो मॉर्निंग जो होती है करीब 5 या 6 बजे के बीच में इसको अपलोड किया जाए, क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे कि व्यूज़ उतने ज़्यादा आ नहीं पाते हैं। इसका रीज़न शायद ये भी है, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि मैं शायद कुछ ज़्यादा ही जल्दी वीडियो अपलोड कर देता हूँ। तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तो मैं पहुँचा नहीं पाया तो इस मेहनत का कोई मतलब बनता नहीं है। ठीक है, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको थोड़ा सा हम लोग मतलब अगले दिन जो मॉर्निंग होती है उसमें अपलोड किया जाए, क्योंकि ज़्यादातर लोग शायद मुझे ऐसा लगता है कि मॉर्निंग में ही करंट अफेयर पढ़ते हैं। तो इस संबंध में आपकी क्या विचार हैं, आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। थोड़ा व्यूज़ के प्रोस्पेक्टिव से भी ज़रा सोचिएगा, क्योंकि घंटों की मेहनत के बाद अगर 1000 व्यूज़ आते हैं किसी वीडियो पे तो उसका कोई मतलब नहीं बनता। ज़रूरी होता है व्यूज़ आना भी, क्योंकि तभी तो उसी चीज़ से समझ में आता है हमको कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच रहा है, और जब लोग देख रहे हैं तो इसका मतलब लोग पसंद भी कर रहे हैं। तो मुझे कमेंट करके बताइएगा इस बारे में कि क्या इसका जो टाइमिंग है वो चेंज कर दूँ या फिर रहन दूँ ऐसे ही। चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारा कि अगस्त 2020 में निम्नलिखित में से किस राज्य में पढ़ाई तुहर पारा योजना शुरू की गई है। पढ़ाई तुहर पारा योजना की शुरू करने की घोषणा की गई है, कौन से राज्य में। कहीं कहीं पर ये पढ़ाई तुहार पारा लिखा हुआ है, ठीक है, तो एक ही चीज़ है वो। ठीक है, तो ये जो योजना है ये अभी रिसेंटली शुरुआत करने की घोषणा की है छत्तीसगढ़ सरकार ने। तो ऑप्शन डी वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। तो ये चीज़ यहाँ से ध्यान रखिएगा। इस योजना के अंतर्गत गांव के समुदायों की मदद से बच्चों को पढ़ाया जाएगा। गांव में जो पढ़े लिखे लोग हैं उनकी मदद से गांव के बच्चों को पढ़ाया जाएगा। तो इस योजना के बारे में कुछ डिटेल जानकारी अभी स्पष्ट तौर पे सामने नहीं आई है। और जब ये योजना, अभी तो इसकी घोषणा की गई है छत्तीसगढ़ सरकार ने, लेकिन जब ये योजना शुरू होगी तो मैं आपको उस वक्त ये क्वेश्चन कराऊंगा एक बार फिर से, और उस वक्त फिर जो डिटेल जानकारी मेरे पास रहेगी वो सभी जानकारी मैं आपके साथ साझा करूंगा। याद रखिएगा कि इंटरनेट के अभाव वाले क्षेत्रों के लिए ब्लूटूथ आधारित व्यवस्था बुलटू के बोल का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं कि जहाँ पर इंटरनेट की सुविधा नहीं है वहाँ पर ब्लूटूथ के माध्यम से बच्चों को वीडियोस वगैरह या फिर क्लास के जो लेक्चर वगैरह हैं वो दिए जाएंगे, वो उनको जो है ट्रांसफ़र किए जाएंगे। ठीक है, ये इस योजना के तहत बुलटू के बोल का उपयोग मतलब यहाँ पर किया जाएगा। ठीक है, मतलब इसी योजना के अंतर्गत ये व्यवस्था भी यहाँ पर की जाएगी। इससे पहले छत्तीसगढ़ सरकार ने लॉकडाउन के दौरान पढ़ाई तोहार दुआर योजना चलाई थी। लॉकडाउन में जब स्कूल बंद हो गए थे, बच्चे स्कूल नहीं जा पाए थे, तो उस वक्त जो है छत्तीसगढ़ सरकार ने ये योजना चलाई थी और इसके द्वारा बच्चों को एक पोर्टल लॉन्च किया गया था। पोर्टल का नाम था पढ़ाई तोहार दुआर। इस पोर्टल के जरिए बच्चे ऑनलाइन लेक्चर, जो वीडियो लेक्चर हैं वो देख पा रहे थे, और इसके अलावा जो और चीज़ें पढ़ाई से रिलेटेड जो कंटेंट है वो भी डाउनलोड कर पा रहे थे। तो ये जो है इस पोर्टल के द्वारा उनको वो सुविधा दी जा रही थी। तो अब जो है ये पढ़ाई तुहार पारा योजना शुरू करने की घोषणा की है। ये भी जो है बच्चों को समुदाय के माध्यम से जो है पढ़ाया जाएगा। ठीक है, मेरे को जब इसके बारे में डिटेल, जब ये योजना शुरू होगी तो उस पर मैं आपको एक बार फिर से इसके बारे में डिटेल से जानकारी दूंगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि अगस्त 2020 में निम्नलिखित में से किसे मेघालय का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। अभी रिसेंटली मेघालय का राज्यपाल बनाया गया है सतपाल मलिक को। तो ऑप्शन ए वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। आप लोग जानते होंगे ये हैं सतपाल मलिक। सबसे पहले ये जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे। ठीक है, उसके बाद जब जम्मू कश्मीर आपका धारा 370 ख़त्म हुई तो उसके बाद फिर इनको भेज दिया गया, कहाँ पर इनको भेज दिया गया, इनको भेज दिया गया था गोवा। ठीक है, गोवा का राज्यपाल इनको बना दिया गया था। और गोवा का राज्यपाल बनने के बाद जो है 4 नवंबर 2019 को ये गोवा के राज्यपाल बने थे। लेकिन जो प्रमोद सावंत है जो कि गोवा के मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में, उनके साथ जो है इनके कुछ संबंध जो है अच्छे नहीं चल रहे थे, जो इसकी वजह से इनको ट्रांसफ़र कर दिया गया। अब इनको मेघालय का नया राज्यपाल बनाया गया। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, मैंने लिखा भी हुआ है कि अगस्त 2018 से अक्टूबर 2019 तक ये जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहे। उसके बाद फिर ये गोवा के राज्यपाल रहे और फिर जो है ये मेघालय के राज्यपाल होंगे। ठीक है, हालांकि शुरुआत इनकी बिहार के राज्यपाल से हुई थी। सबसे पहले ये बिहार के ही राज्यपाल बने थे। ठीक है,
और गोवा के राज्यपाल का जो अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है वो महाराष्ट्र के राज्यपाल को सौंपा गया। महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। तो ये भी आप यहाँ से ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है कि फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज़ वॉर 1972-2020 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वाला, यानी कि अर्जुन सुब्रमण्यम। अर्जुन सुब्रमण्यम की ये पुस्तक है, पुस्तक यहाँ पर लिखी गई है फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज़ वॉर 1972-2020, और इस पुस्तक को लिखा है रिटायर एयर वाइस मार्शल अर्जुन सुब्रमण्यम ने, जिनकी तस्वीर आप यहाँ पर से देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो इन्हीं की पुस्तक है ये। इनके सबसे पहले जो पुस्तक आई थी वो थी इंडियाज़ वॉर अ मिलिट्री हिस्ट्री 1947 टू 1971। तो इसके बाद मतलब इस जो पुस्तक है इसमें इन्होंने युद्धों के बारे में लिखा है। तो सबसे पहले जो इन्होंने पुस्तक लॉन्च की थी उसमें 1947 से 1971 के मध्य में जो युद्ध हुए थे उनके बारे में इसमें लिखा गया है, और किस तरीके से उसमें जो है वायुसेना की भूमिका रही उसके बारे में इसमें लिखा गया। और उसके बाद 1971 तक इन्होंने कवर कर लिया था, और अब जो नई बुक आई है इनकी उसमें 1972 से 2020 तक की जो आपके सेना के जो अभियान रहे हैं उसके बारे में जो है इन्होंने इस पुस्तक में लिखा है। इस पुस्तक का प्रकाशन हार्पर कॉलिंस पब्लिकेशन के द्वारा किया जा रहा है, ओके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, दोस्तों याद रखिएगा ये लेटेस्ट बुक है, तो आप इसको ज़रूर याद रखिएगा कि इस बुक के राइटर कौन है। जब लेटेस्ट बुक के राइटर पूछे जाते हैं एग्जाम में तो आप उस वक्त सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूज़न होता है वो बुक के राइटर का नाम में ही कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। तो फिलहाल मैं वैसे जो लेटेस्ट बुक है उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें हम लोग जो लेटेस्ट बुक हैं वो कवर करेंगे, तो उसमें आपको एक अच्छा खासा वहाँ पर कई पॉइंट जो है क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। अगस्त 2020 में किस कंपनी ने IPL 2020 का टाइटल स्पॉन्सरशिप खरीदा है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टाइटल स्पॉन्सरशिप खरीदा है अभी रिसेंटली ड्रीम 11 कंपनी ने। एक फैंटेसी जो है ये गेम कंपनी है ड्रीम 11, और आप सभी लोग जानते होंगे कि MS धोनी जो है इस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। और अब जो है ये जो ड्रीम 11 है ये टाइटल स्पॉन्सर जो है होगी किसकी? IPL की। अभी तक वीवो जो है वो टाइटल स्पॉन्सर था IPL का। तो आपने देखा होगा कि जब हम लोग बोलते हैं IPL मैच तो बोलते हैं वीवो IPL, ठीक है, वीवो IPL मैच बोलते हैं, ठीक है। तो अब क्या बोला जाएगा? ड्रीम 11 IPL, यानी कि जो टाइटल जो है वो टाइटल में जो नाम है वो उसको जो है ड्रीम 11 ने ख़रीद लिया है। तो अब जो है वो ड्रीम 11 IPL हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ड्रीम 11 ने ये स्पॉन्सरशिप 222 करोड़ रुपए में खरीदी है। IPL का आयोजन 19 सितंबर से 10 नवंबर तक संयुक्त अरब अमीरात में किया जाएगा। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये यहाँ से ज़रूर ध्यान रखिएगा। वीवो ने 2018 से 2022 तक 5 साल के लिए 2190 करोड़ रुपए में IPL का टाइटल स्पॉन्सरशिप खरीदी थी, ठीक है। 2018 से 2022 तक के लिए वीवो के पास जो है वो टाइटल स्पॉन्सरशिप थी IPL के लिए। वीवो के पास मतलब IPL की जो है टाइटल स्पॉन्सरशिप थी, लेकिन उसके बावजूद भी वीवो को जो है बाहर कर दिया गया। इसका रीज़न ये है कि भारत ने जो चाइनीज़ कंपनियां हैं, क्योंकि वीवो जो है वो चाइनीज़ कंपनी है, तो भारत ने जो चाइनीज़ कंपनियां हैं उनका विरोध किया है। तो इसकी वजह से BCCI को जो है दबाव में अपना जो फैसला है वो बदलना पड़ा, और यहाँ पर इसने जो है वीवो को हटाकर ड्रीम 11 को जो है अब स्पॉन्सरशिप दे दी है, ठीक है, टाइटल स्पॉन्सरशिप। क्वेश्चन नंबर 5 है कि अगस्त 2020 में किस कंपनी ने अपनी बाढ़ पूर्वानुमान पहल के लिए केंद्रीय जल आयोग के साथ समझौता किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए वाला है, यानी कि गूगल ने। अभी रिसेंटली गूगल ने अपने बाढ़ पूर्वानुमान पहल के लिए केंद्रीय जल आयोग के साथ समझौता किया है। इस पहल को गूगल पिछले कई महीनों से चला रहा है। इसके तहत उसने देश भर में बाढ़ को लेकर विभिन्न क्षेत्रों में लोगों को सार्वजनिक सूचनाएं भेजी हैं। तो इसके लिए एक पहल है जिसके द्वारा गूगल ये चाहता है कि बाढ़ आने से पहले ही जो है लोगों को अलर्ट भेजा जाए। तो यहाँ पर गूगल का ये कहना है कि हम कई महीने से ये कैंपेन चला रहे हैं, और जिन लोगों के पास एंड्रॉयड फ़ोन है उन लोगों को हमने जो है इस मतलब जो ये पूरा कैंपेन जो पूरा अभियान हमने चलाया, इस अभियान के दरमियान उन लोगों को हमने नोटिफिकेशन के ज़रिए जो है ये अलर्ट भेजा है कि आपके इलाके में बाढ़ आने वाली है, जिन लोगों के पास एंड्रॉयड फ़ोन है, ठीक है, यानी कि जो इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे होंगे सीधी भाषा में बोले तो
तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब इसके लिए केंद्रीय जल आयोग के साथ समझौता किया। तो गूगल अपने विभिन्न प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये जानने की कोशिश करेगा कि किन इलाकों में बाढ़ आ सकती है, बाढ़ आने की संभावनाएं हैं, और उन इलाकों के लोगों को जो है इसके द्वारा अलर्ट भेजा जाएगा समय समय पर। गूगल की स्थापना 4 सितंबर 1998 में हुई थी। सुंदर पिचाई जो है वो CEO हैं गूगल के। मुख्यालय है गूगल का कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है कि अगस्त 2020 में निम्नलिखित में से किसने सेबी के कार्यकारी निदेशक का पदभार संभाला है। सो अभी रिसेंटली सेबी के कार्यकारी निदेशक बने हैं GP गर्ग, यानी कि ऑप्शन सी वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। नेक्स्ट स्लाइड में आप देख पा रहे होंगे, ये हैं GP गर्ग, जो कि सेबी के महाप्रबंधक थे पहले, और अब जो है ये कार्यकारी निदेशक बन चुके हैं। इनका प्रमोशन हो गया है सेबी के अंदर। सेबी की फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1992 को। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है और अध्यक्ष हैं इसके अजय त्यागी। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में कि आपको पता होगा कि मैंने बताया था आपको कि अजय त्यागी का कार्यकाल ख़त्म होने वाला था, लेकिन फिर 18 महीने के लिए आई थिंक इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। ठीक है, इसी महीने जो है ख़त्म हो रहा था, इसी साल मतलब अजय त्यागी का कार्यकाल ख़त्म हो रहा था, लेकिन अब जो है इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है 18 महीने के लिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7वां है कि अगस्त 2020 में किस देश ने 3 मिलियन यूरो के निवेश के साथ भारत में इनोवेशन चैलेंज फंड लॉन्च किया है। अभी रिसेंटली ब्रिटेन ने 3 मिलियन यूरो के निवेश के साथ भारत में इनोवेशन चैलेंज फंड लॉन्च किया है। तो ये यहाँ से ध्यान रखिएगा, इनोवेशन चैलेंज फंड में ब्रिटिश सरकार ने 3 मिलियन यूरो, यानी कि अगर इसको भारतीय करेंसी में देखा जाए तो ये 26 करोड़ रुपए होगा। तो इतने का निवेश जो है इस चैलेंज फंड के लिए जो है ब्रिटेन की सरकार ने किया है। ये जो आपका जो ये फंड है, इसके तहत भारतीय वैज्ञानिकों को एकेडमिक और इंडस्ट्रीज़ में कोविड-19 और जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए समर्थन दिया जाएगा। ठीक है, तो एक तरीके का ये फ़ंड है। तो ये फ़ंड के ज़रिए उन लोगों को जो कोविड-19 या फिर जो पर्यावरण परिवर्तन से लेकर चीज़ों के ऊपर किसी तरह की कोई खोज करना चाहते हैं, उनको जो है इस फ़ंड के ज़रिए जो है मतलब उनको सहायता दी जाएगी ब्रिटेन सरकार के द्वारा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8वां है कि निम्नलिखित में से किस दिवंगत राजनेता के नाम पर ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नाम रखा जाएगा। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी वाला, यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नाम रखा जाएगा। इस एक्सप्रेसवे का नाम होगा श्री अटल बिहारी वाजपेयी चंबल प्रोग्रेस वे। ठीक है, क्या होगा, श्री अटल बिहारी वाजपेयी चंबल प्रोग्रेस वे जो है इस एक्सप्रेस वे का नाम होगा। अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार 1996-1998 के दौरान प्रधानमंत्री रहे भारत के। उसके बाद 1999 से 2004 तक ये दूसरी बार प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री बनने वाले ये भारतीय जनता पार्टी के पहले सदस्य थे। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये हैं अटल बिहारी वाजपेयी। और आप सब लोग जानते होंगे कि इन्हीं के जन्मदिन के अवसर पे 25 दिसंबर को हर साल सुशासन दिवस भी मनाया जाता है। तो अब इन्हीं के नाम पे जो ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे है उसका नाम रखा जाएगा। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। मध्य प्रदेश में है ये एक्सप्रेसवे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की भी राज्यपाल हैं वर्तमान में। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कि अगस्त 2020 में सीमा सुरक्षा बल का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। सो अभी रिसेंटली BSF यानी कि सीमा सुरक्षा बल का नया महानिदेशक बनाया गया है राकेश अस्थाना को। राकेश अस्थाना ने पदभार ग्रहण कर लिया है सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक का। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये 27वें जो है महानिदेशक होंगे, ये राकेश अस्थाना है। ठीक है, ये 27वें महानिदेशक होंगे किसके, सीमा सुरक्षा बल के। वर्तमान में ITBP के महानिदेशक SS देसवाल को BSF महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था। BSF की स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ध्यान रखिएगा, आपसे एग्जाम में ये चीज़ें पूछी जाती हैं। कई बार हमसे पूछा जाता है कि सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक कौन है, तो आपको ध्यान होना चाहिए राकेश अस्थाना है। इसी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है कि ITBP के महानिदेशक कौन है, तो ITBP के महानिदेशक SS देसवाल हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10वां है कि अगस्त 2020 में पंडित जसराज का निधन हो गया। वे प्रसिद्ध थे। पंडित जसराज ये प्रसिद्ध थे शास्त्रीय संगीतकार।
तो ऑप्शन सी वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। और अभी रिसेंटली इनका निधन हो गया है, आप देख पा रहे होंगे। ये हैं पंडित जसराज। 1975 में इनको पद्मश्री दिया गया था, उसके बाद 1999 में इनको पद्म विभूषण दिया गया, पद्म भूषण दिया गया था, और फिर सन 2000 में इनको पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। ये मूल रूप से हिसार हरियाणा के रहने वाले थे, ठीक है, गांव पीली मंदौरी, हिसार हरियाणा के। तो आपको पता होना चाहिए कि हरियाणा के रहने वाले थे, और इनका जो संबंध था वो था मेवाती घराने से। कई बार पूछा जाता है, जैसे आपसे एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से कैसे बन के आ जाएगा कि अभी रिसेंटली शास्त्रीय संगीतकार पंडित जसराज का निधन हो गया, वो किस घराने से संबंधित थे, तो वो मेवाती घराने से संबंधित थे। ये आप यहाँ से ज़रूर याद रखिएगा, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और ख़ास करके अगर आप हरियाणा या फिर पंजाब का कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, खास करके हरियाणा के, मुझे लगता है ज़्यादातर मेरे पास बच्चे होंगे इस वक्त, तो अगर आप दे रहे हैं तो आप इसे ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा एग्ज़ाम में, तो आपको पता होना चाहिए कि ये मेवाती घराने से थे, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है कि अगस्त 2020 में किस राज्य में येलो चेन नामक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। सो येलो चेन नाम का जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है वो अभी रिसेंटली नागालैंड में लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन बी वाला यहाँ से बिल्कुल सही है। जैसा कि नाम से ही हमको पता चल रहा है कि ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म होगा। इस प्लेटफॉर्म पर कोई भी व्यक्ति, विक्रेता या सेवा प्रदाता कंपनी स्वयं को पंजीकृत करके अपने उत्पाद को बेच सकता है। यानी कि अगर आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, या आप चाहे खुद में बनाते हैं या फिर आपकी पूरी संस्था है, पूरा कंपनी है आपके पास, छोटी मोटी आप चलाते हैं कोई कंपनी, तो भी आप जो है अपने प्रोडक्ट को यहाँ पर आप रजिस्टर्ड होकर, जैसे सेम उसी तरीके के ये प्लेटफॉर्म होगा जैसे फ्लिपकार्ट और अमेज़न है, जहाँ पर व्यापारी लोग जो है अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं, उसके बाद अपने प्रोडक्ट की फ़ोटोज़ वगैरह डालते हैं। फिर जिनको जो कस्टमर होते हैं वो उन फ़ोटोज़ वगैरह को देखते हैं, अगर उनको फ़ोटोज़ पसंद आती हैं तो फिर वो ऑर्डर करते हैं। तो सेम वही चीज़ जो है इसमें भी होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, येलो चेन जो है ये ई कॉमर्स है, जो कि नागालैंड के द्वारा लॉन्च किया गया है, नागालैंड सरकार के द्वारा। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है, और मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो हैं, और राज्यपाल हैं RN रवि। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं आपके लिए कल के प्रश्न की। इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट करके बताना था, और आप में से कई लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही दिया था। मैंने आपसे पूछा था कि किस राज्य में इंदिरा वन मितान योजना शुरू की गई। इंदिरा वन मितान योजना किस राज्य में शुरू की गई, तो उसका सही आंसर ऑप्शन ए वाला था, यानी कि छत्तीसगढ़ में शुरू की गई है इंदिरा वन मितान योजना। ये वही योजना है जिसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ सरकार ने जो खास करके जो आदिवासी क्षेत्र के जो इलाके हैं, उन इलाकों के 10,000 गाँवों के 10 से 15 लोगों का एक ग्रुप बनाया है, और इन लोगों को ये अधिकार दिया गया है कि वो वनों का प्रबंधन कर सकें, वनों में जो पेड़ पौधे हैं वो लगा सकें, और उन पेड़ पौधों से जो फल मिलेंगे वो जो है वो बेच के मुनाफा कमा सकते हैं। तो कुछ इस तरीके का जो है यहाँ पर सुविधा दी गई है। तो ये छत्तीसगढ़ इसका सही आंसर था। अब बात करते हैं आपके लिए आज के प्रश्न की। इस प्रश्न का उत्तर आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपके लिए आज का प्रश्न है कि अगस्त 2020 में स्वदेश दर्शन योजना के तहत किस राज्य में थिंजोल गोल्फ रिसोर्ट का उद्घाटन किया गया। तो मुझे बताइए, थिंजोल गोल्फ रिसोर्ट का आयोजन थिंजोल गोल्फ रिसोर्ट का उद्घाटन कौन से राज्य में किया गया है स्वदेश दर्शन योजना के तहत। तो इसका आंसर कमेंट करके बताइए, और साथ में मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।